प्रणाम दोस्तों। क्या आप जानते हैं एक परमाणु हादसा सिर्फ एक पूरे देश को दशकों के लिए जहरीला बना सकता है। आपसे एक सवाल करें, अगर कल भारत में फुकुशिमा जैसा हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? सरकार, प्राइवेट कंपनी या आप, एक टैक्स देने वाला नागरिक? आज का वीडियो आपको डरा भी सकता है, जगाएगा भी और शायद गुस्सा भी दिलाएगा, क्योंकि आज हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे शांति के नाम पर ढका जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे संवेदनशील, सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक कानून पर, शांति बिल 2025, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 15 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किया गया विधेयक दशकों से चले आ रहे सरकारी एकाधिकार को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया गया है। लेकिन वीडियो के अंत तक आप जानेंगे, क्या ये बिल भारत को 2047 तक न्यूक्लियर सुपर पावर बनाएगा या फिर एक और भोपाल गैस त्रासदी की नींव रखी गई है। हम बात करेंगे अडानी टाटा की एंट्री की, सप्लायर लायबिलिटी और उन गुप्त धाराओं की जो आपकी सुरक्षा को दांव पर लगा सकती है। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नई युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। 15 दिसंबर 2025 संसद में कोहराम मच जाता है। सरकार कहती है कि यह ऊर्जा सुरक्षा है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? एकाधिकार का अंत। अब तक केवल NPCIL ही प्लांट चला सकती थी, अब निजी कंपनियों का रेड कारपेट वेलकम है। 2047 का एक लक्ष्य रखा गया है, वर्तमान के 8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट की क्षमता हासिल करना। साथ ही साथ जलवायु लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो पाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा की जरूरत को पूरा देखना और पूरा करना। विदेशी पूंजी और सॉवरेन वेल्थ फंड्स के लिए दरवाजे खोलना। लेकिन सवाल ये है, क्या यह सच में शांति लाएगा? भारत का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ बिजली नहीं था, वह सुरक्षा की भी बात करता था, वह राष्ट्रीय सुरक्षा था। इस बिल ने 2 ऐतिहासिक कानूनों को जड़ से उखाड़ दिया है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, नेहरू और होमी भाभा का विजन। दूसरा, सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट CLND 2010, जिसे भोपाल गैस त्रासदी के जख्मों को भरने के लिए बनाया गया था। 2010 का कानून कहता था, अगर मशीन खराब है तो सप्लायर यानी कि विदेशी कंपनी जिम्मेदार होगी। लेकिन शांति बिल कहता है नहीं, नो सप्लायर लायबिलिटी, यानी अगर किसी विदेशी कंपनी का रिएक्टर खराब निकलता है तो उस पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, सारा बोझ भारत सरकार और आप जैसे टैक्स पेयर्स पर आएगा। ये प्रावधान विदेशी कंपनियों को लापरवाही का लाइसेंस देने जैसा है। इतिहास हमें चेतावनी देता रहा है दोस्तों। दुनिया के मशहूर परमाणु हादसों को देखिए, 3 माइल आइलैंड्स USA, जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया था, और भारत 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, यूनियन कार्बाइड ने क्या किया, आज तक पीड़ित न्याय मांग रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर परमाणु हादसा हुआ तो क्या उसे साफ किया जा सकता है? नहीं, ये तबाही पीढ़ियों तक चलती है। इस बिल के मुआवजे की जो सीमा तय की गई है, उसे सुनकर आपको गुस्सा आएगा। बड़े रिएक्टरों के लिए ऑपरेटर की अधिकतम जिम्मेदारी सिर्फ 3000 करोड़ रुपए की है। शशि थरूर ने संसद में तीखा हमला करते हुए कहा, दिस इज नॉट अ कंपनसेशन, दिस इज एन इंसल्ट। फुकुशिमा जैसे हादसे में खरबों का नुकसान हुआ और यहाँ हम सिर्फ 3000 करोड़ की बात कर रहे हैं। ये पीड़ितों के लिए न्याय नहीं, बल्कि उन सबके लिए ट्रैपडोर है, चोर दरवाजा है। अब बात करते हैं उस संयोग की जिस पर मनीष तिवारी ने सवाल उठाए हैं संसद में। नवंबर 2025 अडानी समूह परमाणु क्षेत्र में प्रवेश की घोषणा करता है। दिसंबर 2025, ठीक 1 महीने बाद ये बिल पेश हो जाता है। अडानी, टाटा, रिलायंस, JSW एनर्जी, ये सब रेस में है। अडानी पावर विशाखापट्टनम में गूगल के डेटा सेंटर के लिए परमाणु ऊर्जा इस्तेमाल करना चाहता है। 49% इक्विटी की सीमा रखी गई है ताकि सरकार का नियंत्रण दिखे। लेकिन असलियत ये है कि प्रबंधन और संचालन निजी हाथों में होगा, प्रॉफिट प्राइवेट होगा, लेकिन रिस्क जनता का होगा। सरकार SMRs यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर बहुत जोर दे रही है। ये 300 मेगावाट से कम के रिएक्टर होते हैं जो फैक्ट्री में बनते हैं। यहाँ एक सच समझिए, निजी कंपनियां अपने स्टील या सीमेंट प्लांट चलाने के लिए इन्हें कैप्टिव पावर की तरह इस्तेमाल करेगी। सरकार कहती है ये सेफ है, लेकिन मल्टीपल रिएक्टर्स मतलब मल्टीपल रिस्क। और सबसे डरावनी बात, धारा 44 के तहत सरकार किसी भी प्लांट को लाइसेंस या लायबिलिटी से छूट दे सकती है अगर वह जोखिम को नगण्य यानी कि इनसिग्निफिकेंट मान ले। और इस नगण्य शब्द की कोई परिभाषा नहीं है। सच्चाई ये है कि AERB परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड जो है पूरी तरह केंद्र सरकार के नियंत्रण में है।
आम नागरिक सीधे कोर्ट नहीं जा सकता। कैंसर जैसी बीमारियां 20 से 30 साल बाद आती है, लेकिन क्लेम करने की समय सीमा बहुत कम रखी गई है। यशवंत सिन्हा और विपक्ष का कहना है कि ये बिल भारत की संप्रभुता के साथ समझौता है, ये यूरेनियम आधारित विदेशी तकनीक को बढ़ावा देता है और हमारे स्वदेशी थोरियम कार्यक्रम को कमजोर करता है। इमेजिन कीजिए, एक परमाणु हादसा, एक शहर, एक पीढ़ी और कोई विदेशी सप्लायर जिम्मेदार नहीं। दोस्तों, परमाणु ऊर्जा ताकत है, लेकिन लापरवाही में विनाश है। भारत को बिजली चाहिए, लेकिन शमशान या कब्रिस्तान नहीं। कमेंट कीजिएगा, क्या आप इस बिल के पक्ष में हैं या खिलाफ? क्या निजी कंपनियों को परमाणु चाबी देना सही है? आग अगर चूल्हे में रहे तो रोटी बनाती है, पर आग हाथों से छूट जाए तो शहर जला जाती है। परमाणु शक्ति भी वही सच है दोस्तों। नियम ढीले पड़े, जिम्मेदारी हटी तो तरक्की नहीं, तबाही लिख जाती है। प्रणाम।